दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में सड़कों पर अगर किसी ने बैनर या फिर होर्डिंग लगाया तो फिर उनके खिलाफ न केवल सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि अब उन पर थाने में एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। जी हां, सड़कों की हालात को देखते हुए इस बात की घोषणा पथ निर्माण विभाग ने की है। जी हां, विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। जी हां, इतना ही नहीं, अगर आरोपियों ने सड़क खोद दी है तो फिर उसे ठीक कराने में जितने भी रुपए लगेंगे वे आरोपियों से ही वसूला जाएगा। जी हां, विभाग द्वारा जारी आदेश में सभी कार्यपालक अभियंताओं को सड़क में साप्ताहिक निगरानी करने का निर्देश दे दिया गया है। दोस्तों नए कृषि कानूनों के खिलाफ कल अखिल भारतीय किसान संगठन की ओर से देश भर में 3 घंटे का चक्का जाम बुलाया गया था। जी इसका असर बिहार में नहीं के बराबर था। दरअसल महागठबंधन और जन अधिकार पार्टी ने 2 से 3 बजे के बीच केवल सांकेतिक प्रदर्शन किया। जी इससे वाहनों के परिचालन पर कोई भी असर नहीं पड़ा। कुछ जिलों में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर प्रदर्शन स्थल पर आधे घंटे के लिए जाम लगा। जी फिर खुद ही समाप्त भी हो गया। दरअसल चक्का जाम को पहले महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों ने एक आधे घंटे का प्रदर्शन करने की बात कही थी। जी हां, बाद में इस प्रोग्राम में बदलाव किया गया। पार्टियों ने केवल सांकेतिक प्रदर्शन करने की बात कही। जी हां, पार्टी की ओर से कहा गया है कि उनका इस चक्का जाम आंदोलन में नैतिक समर्थन है। दोस्तों अब डाकघर चिट्ठी, पत्र और संदेश तक ही सीमित नहीं रह गया है। जी हां, अब लोगों की अन्य जरूरी चीजों को भी लोगों तक हर संभव पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि अब यहां मास्क से लेकर मखाना तक के अलावा पासपोर्ट और आधार कार्ड बनाने का काम भी यहां 2020 में शुरू हो चुका है। इसके पहले से एलईडी बल्ब, पंखा और गंगा जल समेत अन्य उपयोगी की वस्तुओं भी बिक्री हो रही है। कोरोना काल में खादी के मास्क के अलावा सैनिटाइजर तक उपभोक्ताओं को मुहैया कराया गया। जी हां, अब मखाना का विभिन्न उत्पादन उपलब्ध कराए जाएंगे। मिथिला का विश्व प्रसिद्ध मखाना अब डाकघरों में भी उपलब्ध होगा। जी हां, डाक विभाग का मानना है कि दुनिया को 70% से अधिक मखाना देने वाले मिथिलांचल इलाके में मखाना की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए यह पहल की गई है। जी हां, अमूमन देखा जाए तो किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी समेत कोसी सीमांचल और मिथिलांचल इलाके में उत्पादन मखाना देश विदेश में उपलब्ध होता है। हालांकि स्थानीय स्तर पर बहुत मुश्किल से मिल पाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके लिए बिहार डाक परिमंडल और मिथिला नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक करार किया गया है। इस करार के तहत मिथिला मखाना के विभिन्न उत्पादनों की बिक्री डाकघरों में की जाएगी। दोस्तों जम्मू कश्मीर में पिछले कई महीनों से बंद 4G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। जी हां, आपको बता दें कि संसद ने पिछले साल 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को रद्द करके जम्मू एवं कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया था। जी हां, उसके बाद से ही कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गई थी। जी हां, प्रधान सचिव रोहित कंसल ने बताया कि पूरे जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने का फैसला लिया गया। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में 2G सेवा चल रही है। राज्य में 4G इंटरनेट सेवा बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। दोस्तों पश्चिम बंगाल और असम में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। जी हां, इस दौरे के दौरान वे इन राज्यों में विभिन्न योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। जी हां, जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दोस्तों बिहार में बंद है शराब, फिर भी रंग में है शराब। जी हां, खुलेआम मिलती नहीं लेकिन चाहतों को निराश भी नहीं करती। बिहार सरकार पूरी तरीके से अंकुश लगाने के हर प्रयास करती है, फिर भी लेने वालों को मिल ही जाती है। किसी को सुरूर देती है तो किसी की जेब मोटी हो जाती है। जी हां, अक्सर बरामदगी के कारण भी चर्चा में रहती है शराब। रोकथाम के स्थानीय प्रयास सफल ना हो पाने के कारण अब सप्लाई की जरूर पर चोट करनी शुरू कर दी गई है। अगर वाकई जड़ें पूरी तरीके से कट जाएगी तभी अंकुश
लग सकेगा, नहीं तो फिर यूं ही मिलती रहेगी शराब। कोरोना काल में कई राज्यों की अर्थव्यवस्था को शराब ने ही सहारा दिया था, बिहार में भी यह अर्थव्यवस्था का कारक है। फर्क सिर्फ इतना है कि इससे राज्य की सरकार को कोई फायदा नहीं मिलता है, लेकिन इसके धंधे में लगे लोगों को खूब फायदा होता है। यह बिहार की सीमाओं पर सख्ती के बावजूद चुपचाप भीतर चली आती है शराब और शहर शहर बट्टी भी जाती है शराब। बिहार में पिछले साल करीब 1 करोड़ लीटर से अधिक शराब पकड़ी गई। यह पिछले साल दिसंबर में ही राज्य में 7111 जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 615 लोग पकड़े गए और 200 से अधिक वाहन जब्त हुए। जिस मकान, गोदाम या फिर वाहन से शराब बरामद हो रही है उसको नीलाम करने का आदेश भी दे दिया गया है, लेकिन सप्लाई अभी भी जारी है। यूं ही जी हां, हर मिनट 22 लीटर शराब की बरामदगी का आंकड़ा यही बताता है कि सीमाओं पर सख्ती चाहे जितनी भी दिखे, लेकिन उसमें कई छेद हैं। जी हां, एक को ढूंढने की कोशिश होती है तो दूसरा खुल जाता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बिहार के 2 क्षेत्रीय दल अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। जी हां, राजद और जेडीयू ने तैयारी कर रखी है। तृणमूल कांग्रेस से राजद को 6 सीटें चाहिए, जबकि जेडीयू की तैयारी कम से कम 40 सीटों पर लड़ने की है। जेडीयू की नजर विभिन्न दलों के वैसे विधायक पर है जो अपने दल से असंतुष्ट चल रहे हैं, जी हां, और टिकट से बेदखल हो सकते हैं। जी हां, राजद के लिए माहौल परखने और फिर तृणमूल से गठबंधन की बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी एवं श्याम रजक को कोलकाता भेज दिया था, जहां दोनों ने पहले अपने दल के कार्यकर्ताओं से परामर्श किया, उसके बाद फिर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो, सभी प्रश्नों का उत्तर छात्र दे सके, इसके लिए दूरदर्शन पर काउंसलिंग शुरू की गई है। जी हर दिन 1 घंटे की काउंसलिंग विषयवार शिक्षक के द्वारा की जा रही है। इसका फायदा बिहार के 6 लाख छात्रों को मिल रहा है। जी आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण के कारण मार्च 2020 से लगातार स्कूल बंद रहे हैं। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई दूरदर्शन पर ही चली। जी हाँ, अब चूंकि मैट्रिक परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक आयोजित की जाएगी, ऐसे में छात्रों की तैयारी के लिए शिक्षकों से काउंसलिंग शुरू करवाई जा रही है। जहां आपको बता दें कि काउंसलिंग 1 फरवरी से शुरू की गई है, जहां यह 13 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान हर दिन एक विषय की काउंसलिंग हो रही है। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग किसी के हितैषी नहीं हो सकते हैं। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक कार्यक्रम में कहा है कि देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों के साथ मिलकर देश की शांति और अमन चैन के खिलाफ साजिश रची और अब उनकी पार्टी के कार्यकर्ता को अपने गैंग के साथ मिलकर लपड़ थप्पड़ मार दी। कन्हैया कुमार जैसे बिगड़ेल मिजाज वाले जो हमेशा देश का अहित सोचते हैं, उनके लिए सही जगह जेल ही है। गैंग के ऐसे सदस्य को चुनाव में बिहार की जनता पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। जी हां, लेकिन ये अपनी फित्र से बाज नहीं आए तो फिर जल्द ही अपनी सही जगह पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की विचारधारा भले ही अलग अलग हो सकती है, लेकिन देश हित सर्वोपरि है। जो अपने स्वार्थ और फिर अपने गैंग के लाभ के लिए देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, बिहार में मैट्रिक इंटर पास युवक युवतियों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जी हां, बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों में लंबे समय से खाली ग्रुप डी के पदों पर बहाली की तैयारी तेज हो गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी ने जिला, अनुमंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों के लिए जानकारी मांगी है। जी हां, अब तक 29 जिलों से रिक्तियां आयोग को मिल चुकी है, जिनकी निगरानी चल रही है। जी हां, सभी जिलों और फिर राज्य स्तरीय कार्यालयों से जानकारी मिलने के बाद रिक्तियों की संख्या 30,000 के लगभग रहने का अनुमान है। अगले महीने इन पदों पर नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकालने की संभावना है। लंबे समय से इस पद पर नियुक्त नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में राज्य सरकार के हर कार्यालय में यह पद खाली है। एक अनुमान के अनुसार सभी जिला, अनुमंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों में खाली पड़े पदों को मिला लें तो फिर ऐसे पदों की संख्या लगभग 35,000 हो जाएगी। ऐसे में लगभग 30,000 रिक्तियों के आने की संभावना है। जी हां, यानी कि 30,000 पदों पर बहाली होने की संभावना है, जिन पर नियुक्तियां होगी, जिन पर बहाली होगी। दोस्तों, महंगाई की मार दूध और दूध उत्पाद खाने वालों पर पड़ी है। जी हां, बिहार में दूध और दूध उत्पादकों के दाम में वृद्धि की गई है। बिहार का ब्रांड सुधा ने दूध के दाम में 2 रुपए से 3 रुपए का इजाफा कर दिया है। जी हां, बड़े दाम को 7 फरवरी यानी कि आज से लागू किया गया है। जी हां, सुधा दूध के दाम में प्रति लीटर औसतन 2 से 3 रुपए की वृद्धि की गई है। पैकेट बंद दूध में वृद्धि 7 फरवरी से लागू हो गई है, यानी कि आज से ही नया रेट लागू हो गई है। जी हां, 250 ग्राम के पेड़ा की कीमत 90 से बढ़ाकर
बढ़ाकर 100 रुपए की गई है। जी घी प्रति आधा लीटर 230 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दी गई है। दूध उत्पादक को कीमत अलग अलग फैक्ट और SNF के अनुसार 2 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ाई गई है। जी दूध उत्पादकों के लिए दूध के मूल्य में नई दर के अनुसार औसतन 1 रुपया 36 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है। दूध उत्पादन को दूध की नई दर 11 फरवरी से लागू होगी। दोस्तों, इमारत सरिया संगठन बिहार के किशनगंज और रोहतास जिले के सभी प्रखंडों में इंटर स्तरीय विद्यालय खुलेगा। संगठन के प्रमुख अधिकारी काजी सैयद मौलाना एहसानुल हक कासमी ने बताया कि इमारत सरिया के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अहमद हुसैन कासमी की उपस्थिति में बुलाई गई एक अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जी हां, मौलाना अहमद हुसैन कासमी ने कहा कि पूरे राज्य स्तर पर गरीब एवं असहाय मुस्लिम बच्चों के लिए इंटर स्तरीय अंग्रेजी विद्यालय खोलने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है वो संतोष है, जी वो संतोषजनक नहीं है, जिससे हमारे कौम के बच्चे प्रतिस्पर्धा की दौड़ में काफी पीछे चल रहा है। जी इसे दूर करने के लिए संगठन हर प्रखंड में लोगों की मदद से मुस्लिम बच्चों के लिए इंटर स्तरीय अंग्रेजी विद्यालय का गठन करेगा। जी इन विद्यालयों का निर्माण आधुनिक विद्यालयों की तरह होगा, जहां उर्दू की तालीम के साथ साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी की भी तालीम दी जाएगी। जी उन्होंने इस प्रकार के विद्यालयों का गठन राज्य के साथ साथ उड़ीसा और झारखंड में भी करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आज के दौर में शिक्षा के महत्व तो सभी जानते हैं, जब तक हमारे बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा नहीं प्राप्त होगी वे प्रतिस्पर्धा के दौर में पीछे रह जाएंगे। इसलिए आज समय की मांग है कि इस प्रकार के विद्यालय का गठन हो जिसमें हर प्रकार की तालीम दी जाए। यह विद्यालय के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका आम जन है। जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक यह कार्य संभव नहीं है। इसलिए सभी को चाहिए कि अपने अपने बच्चों के लिए 2 कदम आगे बढ़कर इस प्रकार के विद्यालय के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। दोस्तों, बिहार में नेपाल जाने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। जी हां, अब जल्द ही मधुबनी के जयनगर से नेपाल के कूर्था के बीच रेल सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए ट्रेन रूट और पटरी से जुड़े कार्य लगभग पूरे भी कर लिए गए हैं। जी केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इंडियन रेलवे द्वारा जल्द ही कूर्था और जयनगर के बीच ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि यह परिचालन नेपाल द्वारा सहमति मिल जाने के बाद शुरू की जाएगी। जयनगर से कूर्था रेलवे लाइन के लिए रेल मंत्रालय ने 548 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। जहां आपको बता दें कि जून तक नेपाल में चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ ट्रेन का परिचालन शुरू होने की बात कही जा रही है। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में सरकारी और विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि सरकार से कानून व्यवस्था पर सवाल पूछिए तो वे हड़प्पा काल की बात करते हैं। शुक्रवार को कई ट्वीट करके तेजस्वी यादव ने कहा कि धरना प्रदर्शन कीजिए तो नए फरमान जारी कर देते हैं, दबाव डालिए तो लिपापोती के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना देते हैं। थके और कमजोर मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुन रहा है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अपराधी और माफिया राज कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अपराधी और माफिया राज कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि गुरु गोविंद सिंह, भगवान महावीर, सीता की जन्मभूमि और बुद्ध और गांधी की कर्मभूमि तथा विश्व को प्रथम गणतंत्र का ज्ञान देने वाले बिहार के महाधरा अब सरकार के रवैये के कारण चर्चा में है। जी वही दूसरे ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टैग करते हुए लिखा है कि दुनिया के जाने माने अखबार और पत्रिकाओं में बिहार सरकार के आलोचनात्मक और फिर तानाशाही फैसलों की भर्त्सना हो रही है। सरकार को चाहिए कि वे शांति चित्त से सोच समझकर ही लोकतांत्रिक निर्णय लें। जी हां, ऐसे फैसलों को वापस लिया जाना चाहिए जिससे राज्य की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में भी अब दिल्ली की तरह ही मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा। जी हां, अब आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने और फिर हर व्यक्ति तक प्राथमिक उपचार की सुविधा पहुंचाने के लिए पटना नगर निगम ने यह फैसला किया है। नगर निगम अपने 2021-22 के बजट में मोहल्ला क्लिनिक की योजना शामिल करने का निर्णय लिया है। जी हां, 10 फरवरी को होने वाले सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। स्थानीय समिति की बैठक में पास होने के बाद निगम बोर्ड की बैठक के जरिए इस पर मोहर लगाई जाएगी। जी हां, पटना के इलाकों में मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा जहां पीएचसी नहीं या फिर इलाज की बेहतर सुविधा नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे। स्थानीय स्तर पर लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से इसे काफी सकारात्मक पहल माना गया था। विदेशों में भी दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक मॉडल की तारीफ की गई थी। जी हां, पटना नगर निगम ने संभवत इन्हीं कारणों से राजधानी पटना में मोहल्ला क्लिनिक खोलने का फैसला किया है।
दोस्तों बिहार में अब दाखिल खारिज का मामला लंबित रहा तो फिर अधिकारी फंसेंगे। जी हाँ, किस अधिकारी के स्तर पर कितने मामले लंबित हैं, इसकी सूचना संबंधित जिले के डीएम को हर हफ्ते मिलेगी। साथ ही मुख्यालय से विभाग के अधिकारी भी इसकी मॉनिटरिंग कर सकेंगे। जी हाँ, सबसे अधिक और सबसे कम मामले का निष्पादन करने वाले अधिकारियों की सूचना भी डीएम को मिलेगी। इसी आधार पर कर्मियों को पुरस्कृत भी किया जा सकेगा, तो दंड का भी प्रावधान होगा। जी हाँ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस पूरी व्यवस्था के लिए पॉइंट और डिले नोटिफिकेशन नाम से वेब एप्लीकेशन बनाया है। इस पर सूचनाएं भी मिलनी शुरू हो गई है। जी विभाग को इस तरीके की शिकायतें मिल रही थी कि मामलों को जानबूझकर लटका कर रखा जाता है, इसमें भ्रष्टाचार की भी शिकायत है। इसी को देखते हुए नई व्यवस्था की गई है। यह दाखिल खारिज की मौजूदा ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रत्येक कर्मी की जिम्मेवारी पहले से तय है। उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की समय सीमा भी तय है, लेकिन देर होने पर सूचना देने का प्रावधान नहीं था। नई व्यवस्था में अगर कोई कर्मचारी तय समय से अधिक समय तक कोई आवेदन अपने पास रोक कर रखता है तो फिर उसकी जानकारी उसके अंचल अधिकारी को प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से अंचल अधिकारी अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल खारिज के आवेदनों का निष्पादन नहीं करता है तो संबंधित जिला पदाधिकारी को इस बात की जानकारी मिल जाएगी और फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों ऑनलाइन फ्रॉड भारत में अपने मुकाम पर है। जो डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन फेक मैसेज और दूसरे धोखाधड़ी इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि हर दिन कोई ना कोई इसका शिकार हो रहा है। जो ऐसे में हर बैंक और कंपनियां अपने ग्राहकों को इस धोखाधड़ी से बचाने के लिए रोजाना मैसेज के जरिए उन्हें आगाह कर रही है। जो अगर आप भी ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं और किसी भी मैसेज को बिना देखे उस पर टैप कर देते हैं तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है। एसबीआई ने अपने यूजर्स को आगाह करने के लिए एक मैसेज भेजा है। इस मैसेज में लिखा है कि कार्ड, ओटीपी पिन, सीवीवी किसी को भी ना बताएं। बैंक ये सब कभी नहीं मांगता है। इस मैसेज से साफ पता चलता है कि एसबीआई अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी से सतर्क रखना चाहता है, क्योंकि आजकल कई ऐसे फ्रॉड कॉल की वजह से लोग अपने खातों से रुपया गवा देते हैं। एसबीआई ने इन सेफ्टी टिप्स को फॉलो करने के लिए कहा है, जो आपको हम अभी बताने जा रहे हैं। जी अगर इसमें फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। एसबीआई ने कहा है कि कभी किसी को अपनी निजी जानकारी नहीं देनी चाहिए। जी कार्ड डिटेल्स, सीवीवी, ओटीपी ना बताएं। जी किसी भी लिंक पर बिना जाने क्लिक ना करें। हमेशा पहले उससे अच्छी तरीके से पढ़ें और फिर तभी उस पर क्लिक करें। एटीएम का इस्तेमाल करते वक्त अगर कोई आपके पीछे है तो फिर कीपैड को अपने हाथ से कवर करके अपनी फिर जानकारी भरें। अपने एसबीआई कार्ड पर कभी भी पिन ना लिखें। जी हां, कभी भी अपने जन्मदिन से जुड़ा हुआ अपना पिन ना रखें। आपको बता दो कि एसबीआई इससे पहले भी यूजर्स के लिए वीडियो के साथ मैसेज ट्वीट कर चुका है। जी इसमें कहा गया है कि अलर्ट और जानकारी हासिल करके आप खुद को साइबर अपराधियों से बचा सकते हैं। दोस्तों जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के भाकपा उम्मीदवार रह चुके कन्हैया कुमार इन दिनों अपनी ही पार्टी के निशाने पर हैं। जी हां, सियासी मंचों पर भी उनकी उपस्थिति कम ही दिखाई देते हैं। दरअसल अपने भाषणों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले कन्हैया कुमार इन दिनों कुछ अलग कारणों की वजह से चर्चा में है। खबर यह है कि कन्हैया कुमार ने कुछ समय पहले अपनी ही पार्टी के नेता के साथ मारपीट और फिर बदसलूकी की थी, जिसे लेकर अब उनकी अपनी ही पार्टी ने कन्हैया कुमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। यह दरअसल बात दिसंबर 2020 की है, जब कन्हैया कुमार अपने समर्थकों के साथ पटना के सीपीआई के दफ्तर पहुंचे थे, जहां बेगूसराय जिला कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। लेकिन बैठक किसी वजह से स्थगित कर दी गई और इसकी सूचना कन्हैया कुमार को नहीं दी गई थी। बस फिर क्या था, कन्हैया के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। वो भी उसमें लग गए और प्रदेश कार्यालय सचिव इंद्रभूषण वर्मा के साथ बदसलूकी, धक्का मुक्की और मारपीट की। हालांकि कन्हैया कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि वे इस हिंसा में शामिल नहीं थे। दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा घटनाओं के मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों आरोपी बुराड़ी और लाल किले पर हुई हिंसा की घटनाओं में शामिल थे। यह ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि इससे पहले एसआईटी दिल्ली हिंसा के मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक लाल किला हिंसा मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने लाल किला हिंसा मामले में 25 संदिग्ध आरोपियों की तस्वीर जारी की थी। बताया जाता है कि इन तस्वीरों में दीप सिद्धू भी शामिल है।
दोस्तों, धरती से विलुप्त हो रही ईमानदारी हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। हालांकि इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है कि इस कलयुग में भी ईमानदार लोगों की कोई भी कमी नहीं है। यह ताजा मामला कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु का है, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल कोरोना महामारी के बाद ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लगी हुई है। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति इस समय खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। ऐसे विषम परिस्थितियों में बेंगलुरु से आई ईमानदारी की एक खबर वाकई हैरान कर देने वाली है। दरअसल हुआ क्या कि एक शख्स ने एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक ऑटो किया। यह शख्स के पास एक बैग था जिसमें 2,60,000 रुपए थे। शख्स अपने जगह जाने के बाद ऑटो से तो उतर गया, लेकिन वह पैसों से भरा अपना बैग साथ लेना भूल गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के रहने वाले अमित कुमार पांडे को चामर जाटपेट के ईदगाह मैदान में जाना था। जहां वे कॉनपेट में कुमारी डी के ऑटो में बैठे, लेकिन चामराजपेट में उतरते वक्त वे अपना पैसों से भरा बैग ऑटो में ही भूल गए। ऑटो ड्राइवर कुमार डी ने बेंगलुरु के पास के आरपुरम में रहते हैं। इस तंगी के समय में पैसों से भरा बैग देखकर भी ऑटो ड्राइवर का ईमान नहीं डगमगाया। उन्होंने अमित को पूरे पैसे लौटा दिए, 2,60,000। कुमार डी की इस ईमानदारी को देखकर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस संजीव एम पाटिल भी काफी प्रभावित हुए। डिप्टी कमिश्नर ने ऑटो चालक को उनकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया। ऑटो चालक को पैसे लौटाने के एवज में इनाम के तौर पर 8,000 रुपए दिए गए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल धीरे धीरे अब चुनावी रंग में डूबने लगा है। जी हां, इसकी ताजा झलक शनिवार को देखने को मिली जब बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसके बाद जेपी नड्डा भी बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि यह भीड़ बताती है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि और इस बार बंगाल में तौलाबाजी, चावल चोर, कट मनी की सरकार, भ्रष्टाचार और अनाचार की सरकार को बंगाल की जनता ने जड़ मूल से उखाड़ना शुरू कर दिया है। मालदा में फुआरा मोड़ से रविंद्रनाथ टैगोर तक निकाले गए भव्य रोड शो में उमड़ी भीड़ से उत्साहित भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह हर्षोल्लास बताता है कि मोदी ने जो बंगाल को देने का प्रयास किया है और ममता बनर्जी ने रोकने का प्रयास किया है, उससे बंगाल की जनता दुखी है और चाहती है कि मोदी जी का पैसा सीधे बंगाल की धरती पर पहुंचे। जेपी नड्डा ने कहा कि यहां तौलाबाजी और तुष्टीकरण की सरकार है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा चुनाव में 200 सीट पार होगा और पीसी और भाइयों की सरकार की नमस्कार करेंगी। दोस्तों, बिहार के अलग अलग जिलों में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी हालांकि इस पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए थे। उधर बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी अधिकारियों को जिलों में रात्रि गश्ती करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद बिहार में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जी अब तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल या निशान खड़ा हो रहे हैं। ताजा मामला राजधानी पटना से सामने आया है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े एक व्यवसायी के गले से सोने का चैन छीन लिया गया। जी हां, चैन की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। जी हां, घटना बोर्डिंग रोड चौराहे के पास की बताई जा रही है। इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। जी हां, घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी बाइक पर सवार थे और मार्केट के पास खड़े व्यवसायियों के गले से सोने की चैन छीनकर फरार हो गया। जी हां, इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और फिर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दोस्तों, बिहार में धरना प्रदर्शन से लेकर सड़क जाम करने वालों को सरकारी नौकरी और ठेका पट्टा नहीं देने के मामले में पूरी दुनिया में नीतीश सरकार की भद पीटने के बाद सूबे के बड़े अधिकारी सफाई देने में मैदान में आ गए हैं। जी बिहार के डीजीपी ने कहा है कि कानून तोड़ने वालों को सरकारी नौकरी नहीं देने का आदेश तो 2006 में ही निकाला गया था। हमने तो सिर्फ पुराने आदेश को दोहराया है। डीजीपी एसके सिंघल के साथ बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सफाई दी है। जी उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरी या फिर ठेका नहीं देने का फैसला सिर्फ उन पर लागू होगा जिन्होंने कानून तोड़ा होगा। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों, रेशम उत्पादन के बल पर लगातार आगे बढ़ रहे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों की तरह अब बिहार में कोसी मलवड़ी अपना जलवा बिखरेगा। कोसी मलवड़ी परियोजना के तहत सहरसा में शहदूत उत्पादन शुरू किया गया है। बाजार की समस्या का समाधान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में जीविका ने प्रथम चरण में इसके लिए 918 महिला किसानों का चयन किया है। जहां आने वाले दिनों में इस इलाके में न सिर्फ बड़े पैमाने पर मलवड़ी की खेती की जाएगी, बल्कि कुकुन से रेशम का धागा निकाले जाने के बाद तैयार वस्तुओं पर मधुबनी पेंटिंग की कला करते
तरीके के साथ इसे देश और विदेश के बाजारों में भेजा जाएगा। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। जी हां, कोसी मलवड़ी परियोजना के तहत सहरसा जिले की चयनित सभी 918 महिला किसानों को खेती करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। सभी महिला किसान प्रथम चरण में आधा एकड़ में शहतूत उत्पादन करेगी। इसके लिए आवश्यकता अनुसार सभी महिला किसानों को रेशम बोर्ड द्वारा 2750 पौधा प्रति महिला को मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी एक्टिव हो गए हैं। ट्वीट करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लगातार हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव के हमले का जवाब मांझी अपने ही अंदाज में देते हैं। जी हां, आज भी उन्होंने एक ट्वीट करके तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मांझी ने ट्वीट करके बिहार का राहुल गांधी करार दे दिया है। जी हां, जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते विपक्षी पार्टी देश का विरोध करने लगी है, ठीक उसी तरीके से बिहार में विपक्षी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विरोध करते करते बिहार और बिहारियों के विरोध पर उतारू हो गई है। शर्मनाक है बिहार के राहुल गांधी जी। दोस्तों, बिहार में सीएम नीतीश कुमार की लाख कोशिश के बावजूद भी अपराध नियंत्रण की सारी बातें बेमानी साबित हो रही है। ताजा मामला बिहार के स्मार्ट सिटी भागलपुर का है, जहां प्रारंभिक जानकारी के अनुसार खलीफाबाग चौक के पास स्थित विशाल स्वर्णिका ज्वेलर्स में शनिवार की सुबह 1 किलो 850 ग्राम सोने की लूट हुई है। जी हां, 1 किलो 850 ग्राम यानी कि 11 किलो सोने की लूट हुई है। सूचना मिलने पर कोतवाली थाने पहुंची एसएसपी भागलपुर नताशा गुड़िया ने ज्वेलर्स के मालिक पीड़िता विशाल से लूटपाट के बारे में पूछताछ की, जहां पीड़ित ने एसएसपी को बताया कि लूटे गए बैग में 1 किलो 850 ग्राम सोने की ज्वेलरी थी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर की तैयारियां कर रही है। वहीं अगर बात करें एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के बारे में, तो इस बार ममता बनर्जी के लिए परेशानी बनते दिख रहे हैं। ओवैसी 3-4 पॉइंट पर पैनी नजर रखेंगे और उसी को जमीन पर उतारने की बात करेंगे। जी बिहार चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि ह्यूमन इंडेक्स के मापदंड पर देखा जाए तो बंगाल में मुस्लिमों की स्थिति कितनी खराब है। राज्य सरकार के आंकड़े खुद बताती है कि सरकारी नौकरी में मुसलमान 4% हैं, वही न्यायपालिका में मुस्लिम 6% हैं, वही उच्च शिक्षा में 11% मुस्लिम हैं। जी ये तमाम ऐसे आंकड़े हैं जिन्हें लेकर ओवैसी लोगों को बताएंगे कि बंगाल में मुस्लिमों की स्थिति कितनी पिछड़ी हुई क्यों है। जी हां, बंगाल में 28% मुस्लिम हैं। ओवैसी इस मुद्दे को बंगाल चुनाव में अच्छे से भुनाएंगे और वे इस मुद्दे को भुनाने भी अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कुसुम योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत किसान पंचायत सहकारी समितियों का समूह सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन कर सकता है। इस योजना में किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। योजना में शामिल कुल लागत को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसमें सरकार किसानों की मदद करेगी। योजना के तहत सरकार की ओर से किसानों को 60% की सब्सिडी मिलती है, वहीं लागत का 30% लोन के रूप में सरकार द्वारा दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि किसानों को केवल प्रोजेक्ट की कुल लागत मात्र 10% ही देना होगा। अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको सिर्फ 10% देना होगा, 90% मां की सरकार देगी। जी हां, सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली को किसान बेच भी सकते हैं। दोस्तों, कांग्रेस को 2019-20 में चंदे के रूप में 139 करोड़ रुपए मिले हैं। जहां वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल पार्टी फंड में 3 करोड़ रुपए का योगदान देकर कांग्रेस सांसदों में सबसे बड़ा व्यक्तिगत दानकर्ता बन गए हैं। 2019-20 के लिए कांग्रेस की चंदे की रिपोर्ट को चुनाव आयोग ने सार्वजनिक कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार आईटीसी और इससे जुड़ी कंपनियों ने कांग्रेस को 19 करोड़ रुपए से अधिक चंदा दिया था, जबकि प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 31 करोड़ रुपए का योगदान दिया। चुनाव कानून के प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक दलों को व्यक्तियों, कंपनियों, चुनाव ट्रस्टों और संगठनों द्वारा किए गए 20,000 रुपए से अधिक के योगदान की रिपोर्ट देनी होती है। दोस्तों, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को संबोधित कर सकते हैं। जैसे सूत्रों के अनुसार यह जानकारी मिली है। कृषि कानून और फिर किसान आंदोलन को देखते हुए सभी की नजरें अब प्रधानमंत्री के भाषण की ओर टिकी हुई है। जैसे सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए सभी चिंताओं और सवालों का जवाब दे सकते हैं। जैसे तीनों कृषि कानूनों के पीछे के औपचारिक को समझते हुए चल रहे किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के गंभीर राजनीतिक महत्व होने की संभावना है। इस साल संसद के बजट सत्र में तीनों कृषि कानूनों के कारण भारी हंगामा भी देखा गया है।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।